हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये चैप्टर 6 है क्लास 8 का साइंस का। तो हम आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के चैप्टर के बारे में देखेंगे कि कैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे न्यू जनरेशन वो आती हैं, और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम देखेंगे। प्लांट्स के बारे में तो हमने पहले ही क्लासेस में देख लिया है और आज हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसका हमने आंसर लिखा है कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है न्यू जनरेशन की स्पीसीज के आने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप ही के फैमिली में यदि कोई भी न्यू जनरेशन नहीं आएगी तो आपकी फैमिली वहीं पर एंड हो जाएगी, न्यू जनरेशन नहीं आएगी। तो इसी तरह रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए। स्पीसीज का क्या मतलब हुआ? स्पीसीज का मतलब हुआ ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही तरह के हों और आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, तो इन्हें हम बोलेंगे स्पीसीज। जैसे ह्यूमंस एक स्पीसीज हैं, टाइगर एक स्पीसीज है। टाइगर लॉयन की तरह नहीं बन सकता है और लॉयन टाइगर की तरह नहीं बन सकता। तो लॉयन आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगे और न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, और इसी तरह टाइगर्स भी आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने बच्चों को जन्म देंगे, न्यू जनरेशन को लाएंगे। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है? क्या इंश्योर करता है ये कि नई तरह की, एक ही तरह की इंडिविजुअल्स, सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ही तरह के इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस होते रहें और स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू होती रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम डेफिनेशन देखते हैं, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में भी लिखने में आसानी हो, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन तो लिखना आना ही चाहिए। तो बायोलॉजिकल, यहाँ हमने रेड कलर से डेफिनेशन लिखा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन कैसी है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन तभी होगा जब एक ही तरह के इंडिविजुअल्स हों, आपस में रिप्रोड्यूस करें और न्यू जनरेशन को बनाएं। इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज, और वो इंश्योर करें कि उनकी स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू होती रहे, वो रुके ना, वो बंद ना हो। इट इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब हुआ? रिप्रोडक्शन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। मान लीजिए कोई यदि आपसे पूछे कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स लाइफ के क्या हैं, तो आप बताएंगे कि ह्यूमंस में या किसी भी स्पीसीज में उसकी कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया लाइफ का। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का। एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन, जिससे कि हम एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब कि किसी भी स्पीसीज का पूरी तरह से पृथ्वी में से, अर्थ में से गायब हो जाना या नष्ट हो जाना। तो जब बहुत ज़्यादा कोई भी स्पीसीज की नंबर कम हो जाते हैं, लगभग जीरो के कगार पर आ जाते हैं, और कोई भी स्पीसीज जो है वो नई जनरेशन नहीं प्रोड्यूस करती, तो धीरे धीरे होता क्या है बच्चों कि वो उसकी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है या पृथ्वी पर पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। एंड मेंटेनिंग पॉपुलेशंस एक्रॉस जनरेशंस, और जनरेशंस के एक्रॉस जो है पॉपुलेशन मेंटेन करने में भी रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन के बारे में देखा। अब हम इसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के क्या तरीके होते हैं। जैसे
मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसी तरह रिप्रोडक्शन के भी मोड्स होते हैं, तो तरीके होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सो बच्चों अब देखते हैं हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स मतलब कि क्या क्या तरीके हैं। जैसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन हैं, तो रिप्रोडक्शन के भी हमारे कुछ मीन्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरह हो गए, जिसमें से हम इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स होते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरह के रिप्रोडक्शन के मोड्स हो गए। हम देखते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स का मतलब होता है बच्चों कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए उनका अहम रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो गैमीट्स के फ्यूज़न से मिलकर बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट आगे चल करके एक नई इंडिविजुअल में डेवलप होता है, मतलब नया बच्चे का रूप लेता है ये जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों हम देखते हैं कि ये ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो फ्यूज़न का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो तरह के सेल्स जब आपस में मिल करके एक सेल बनाएंगे तो हम उसे बोलेंगे कि ये फ्यूज़न हुआ है। जैसे अगर आप इसे मेल गैमीट मान लें और इसे आप फीमेल गैमीट मान लें, मेल गैमीट को बच्चों हम एरो से दिखाते हैं और फीमेल गैमीट को हम प्लस से दिखाते हैं। यहाँ पर आप इसे मेल गैमीट मानिए और ये आप इसे फीमेल गैमीट मानिए। बच्चों ये सिंबल्स हैं, ये आगे चलकर आपको पढ़ने हैं और 9th-10th के साइंस में, 11th के साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार आपको ये देखने को मिलेगा। तो इन दोनों सेल्स के फ्यूज़न से जो मिलकर बनता है हम उसे बोलेंगे एक ऐसी सेल जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। तो जाइगोट बच्चों डिप्लॉयड होता है 2n, तो ये हमें मिलेगा और यही जाइगोट बच्चों आगे चल करके एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होगा, एक नए बच्चे का रूप लेगा। जाइगोट्स ये काफ़ी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाएगा, मोरूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट, ये तरह के अलग अलग तरह के टर्म्स आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे हायर क्लासेस में। तो इसमें बच्चों फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होता है, गैमीट्स का फ्यूज़न होता है विच फॉर्म्स जाइगोट, और जाइगोट फिर आगे चल करके एक नए डेवलप बच्चे के रूप में डेवलप हो जाता है, नया इंडिविजुअल बन जाता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जाइगोट आगे चल करके एक नया इंडिविजुअल का रूप ले लेता है। और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों दो गैमीट्स का होना ज़रूरी है, दो गैमीट्स या दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब रहेंगे तभी जा कर के आगे चल के रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद ये फिर आगे चल कर के गैमीट्स जो हैं जाइगोट बनते हैं और जाइगोट से नया इंडिविजुअल होता है। सो बच्चों अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, और इसके डायग्राम के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो आपको अच्छे से समझाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 organs are involved and they make our reproductive system। सो बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन बनाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं उसमें से ऑर्गन्स। तो यहाँ पर कैसे ऑर्गन्स रहेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलेंगे 6 organs। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में 6 organs इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं से मिल करके ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है।
तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, और उसके अंदर हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं बच्चों। आपकी बुक में जितने दिए हैं उतने मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाए हैं, और कुछ हम और एक्स्ट्रा लिख लेंगे। इसमें पेयर ऑफ टेस्टीज होता है। टेस्टीज, इसको सिंगुलर में हम इसकी स्पेलिंग जो है ये TESTIS, सिंगुलर में अगर हम एक सिंगल की बात करें तो यहाँ पर टेस्टिस हो जाएगा, और अगर हम पेयर की बात करें तो ये टेस्टीज हो जाएगा, यहाँ पर ई होना चाहिए, तो ये टेस्टीज हो जाएगा। इसे आपको यहाँ पर ई लिखना है। तो अ पेयर ऑफ टेस्टीज, 2 स्पर्म डक्ट्स, पेनिस, सम ग्लैंड्स, इसमें कुछ ग्लैंड्स रहती हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और वास डिफरेंस और यूरेथ्रा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नोट करना है, और अच्छे से हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो कुछ ग्लैंड्स जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा, ये इंटरनल पार्ट है, तो इन्हें हम इंटरनली ऑब्जर्व करते हैं। ये इंटरनल पार्ट है, और ये इनमें से अ पेयर ऑफ टेस्टीज और पेनिस जो है ये एक्सटर्नल पार्ट्स है। तो टेस्टीज का फंक्शन क्या है बच्चों? टेस्टीज हमारे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बनाता है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को ये बनाने में हेल्पफुल रहता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। आपको पता होगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेल हार्मोन्स भी होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं, कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में बच्चों किसके तो क्या होता है मेन? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, इसका आप लिख लीजिए TESTO, टेस्टोस्टेरोन, यस TERONE। तो ये मेल हार्मोन, यानी ये मेल्स में पाया जाता है, और जितने भी आपको मेल के फीचर्स दिखेंगे, किसी भी पुरुष के जो भी फीचर्स आपको दिखेंगे, उसकी आवाज़ जो है ज़्यादा बोल्ड होना, मोटी होना आवाज़, या फिर उसकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी निकलती है, जो बाल हैं, जो उसके अंदर मसल्स हैं, ज़्यादा मसल्स हैं, उसकी जो एक तरह से स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो किसके थ्रू होती है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन के थ्रू होती है, और ये मेल हार्मोन है। तो ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? ये टेस्टीज जो हैं वो हमारी वो प्रोड्यूस करती है। टेस्टीज एक पेयर में है, यानी दो टेस्टीज हमारी बॉडी में होती हैं, और ये किसके अंदर सिचुएटेड रहती हैं? ये स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड रहती है। तो यहाँ पर बच्चों आप लिखिए कि टेस्टीज जो हैं, टेस्टीज आर ओवल शेप, टेस्टीज आर ओवल शेप्ड, ये ओवल शेप की रहती हैं, situated in a sac-like structure, called स्क्रोटम। तो जो टेस्टीज होती है बच्चों, वो एक सैक लाइक, यानी एक बैग नुमा, या आप ऐसा झोला टाइप का आप समझिए कि उसमें ये सराउंडेड रहती है, उसके अंदर ये सिचुएटेड रहती है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। पाउच आप जैसा समझिए कि पाउच के अंदर ये टेस्टीज जो है वो ये सिचुएटेड रहती है। ये इन्हें मास्क करके रखता है, एक तरह से घेर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा स्क्रोटम टेस्टीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज। टेस्टीज जो हैं वो मिलियंस, बच्चों हमारी बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स जो हैं आगे चल करके रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। तो अगर हमें स्पर्म्स की कमी हो जाएगी तो हमारा जो है चांस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें मिलियंस यानी लाखों करोड़ों
आप बहुत ज़्यादा स्पर्म्स आपको चाहिए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में, तो करोड़ों स्पर्म्स आपको चाहिए, तब जा कर के उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जा कर के फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ। तो आप सोच सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है बच्चों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, उसी का सर्वाइवल होगा। तो जो लाखों करोड़ों स्पर्म्स जो हैं आपस में रेस लगाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जब वो डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद जब वो दौड़ते हैं, जब जो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा बच्चों वही आगे जा कर के फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। जाइगोट आगे चल कर के डेवलप करेगा और बाकी सारे सेल्स में, और आगे चल कर के ये इंडिविजुअल में ग्रो करेगा, यानी बच्चे का रूप लेगा, नया बच्चा इससे जन्म होगा। तो हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा, इसके कुछ हमने पार्ट्स देखे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो हमने अ पेयर ऑफ टेस्टिस देखा कि टेस्टिस एक पेयर की होती हैं। इसमें स्पर्म डक्ट्स का मतलब होता है बच्चों जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्पफुल हो, क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराती हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट कराती हैं ब्लड को। तो इसी तरह हमारी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में काफ़ी सारी डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स मतलब बच्चों आप समझ लीजिए ट्यूब, जैसे एसी की हवा को पास कराने के लिए हमें डक्ट्स की ज़रूरत रहती है, उसी तरह स्पर्म्स को हमारे पास कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, क्योंकि बच्चों स्पर्म्स तो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, कोई चीज़ अगर स्टोर होगी तभी हम जब उसे यूज कर पाएंगे। अगर हमें रिप्रोडक्शन करना है तब हम जा कर के उसे यूज कर पाएंगे। तो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बच्चों यहाँ पर स्पर्म डक्ट्स रहती हैं। स्पर्म डक्ट्स बहुत सारी होती हैं, उसके बारे में आपको आगे किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, स्पर्म डक्ट्स हो गए। सो बच्चों यहाँ पर थर्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पेनिस। ये पेनिस जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कॉपुलेशन में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इसके बाद कुछ ग्लैंड्स हैं बच्चों, यानी कुछ ग्लैंड्स हैं क्या करती हैं बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, जो भी इस तरह की न्यूट्रिएंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सिक्रीट करते हैं। तो उनमें से एक ग्लैंड है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। सम ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चों आपने देखा होगा, कभी आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर का क्या मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपकी सही तरह से काम नहीं कर रही, वो उसमें कैंसरस सेल्स आ गए हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है मेल्स में होता है और ये बहुत सारे लोगों को होता है। एक डेडली आप कह सकते हैं डिसीज़ है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में ऐसे याद रखना है। इसके बाद बच्चों वास डिफरेंस होती है। वास डिफरेंस एक तरह की डक्ट है जिसे आप क्या करते हैं बच्चों, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ये हेल्पफुल रहती है। तो वास डिफरेंस हो गया। और इसी तरह बच्चों यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा भी बच्चों हम डायग्राम में समझेंगे यूरेथ्रा क्या है और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने टेस्टिस के बारे में देखा, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। अब हम टेस्टोस्टेरोन भी देख लिए कि इसे हम मेल हार्मोन बोलते हैं। तो मेल में जितने भी फीचर्स फीमेल को दिखने के लिए फीमेल हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेल में अगर आपको ऐसे फीचर्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल के फीचर्स रहें आपकी बॉडी में, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने देखा और हमने साथ में टेस्टिस के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया। सो अब हम देखते हैं बच्चों स्पर्म के बारे में और साथ में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इसके बारे में हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अच्छे तरह से और समझ लेते हैं। सो बच्चों अब देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू और समझते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। डायग्राम के थ्रू हमें समझना चाहिए। पेपर में आपको डायग्राम ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आप सिर्फ डायग्राम ही बना देते हैं तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको फुल में से फुल मार्क्स चाहिए और आपको टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बनना है तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि
डायग्राम से बहुत सारी क्लैरिटी होती है बच्चों। तो इसको हम समझ रहे हैं, इसमें हम हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, ये किसका फिगर है बच्चों, ये फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर हम इसमें सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से नोट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लिखते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और समझते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स कहाँ पर हैं बच्चों। यहाँ से तो ये हमारे बच्चों, इसे हम बोलेंगे हम स्पर्म डक्ट। ये कैसी डक्ट है बच्चों, ये स्पर्म डक्ट है, यानी इसके थ्रू स्पर्म्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, वो आगे ट्रांसपोर्ट होंगे, कैरीड आउट होंगे। हम इसे बोलेंगे बच्चों, ये हमारा टेस्टीज़ है, टेस्टीज़। हम इसे टेस्टीज़ क्यों लिखे, इसमें हम ई की स्पेलिंग क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसे हम सिंगुलर अभी सिंगल देख रहे हैं। अगर हम दोनों को अगर हम एक साथ अगर डायग्राम में शो करेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, आई की जगह ई आ जाएगा। तो ये टेस्टीज़ हो गया बच्चों, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप इसे डिनोट करिए, ये पेनिस, ये पेनिस है। इसे आप तीन चीज़ हो गई। अब हम डिनोट करते हैं बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप इसे डिनोट करिए कि यहाँ पर इसे आप डिनोट करिए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। इसे आप डिनोट करिए बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को हम बच्चों एक तरह का पाउच समझ सकते हैं, एक तरह की आप जैसे पानी की टंकी आप समझते हैं, उसी तरह हम इसे बोल सकते हैं यूरिन की टंकी। यानी हमारी बॉडी में यूरिन अगर टेम्परेरी स्टोर होता है, क्योंकि परमानेंट तो हम स्टोर करते नहीं हैं। हम अगर यूरिनेट करने का हमारा मन हुआ, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, तो हम जाते हैं और यूरिनेशन करते हैं, यूरिनेट करते हैं। तो यूरिन को स्टोर करने के लिए जो पाउच लाइक एक तरह का स्ट्रक्चर है बच्चों, उसे हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम बोलेंगे यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा ही एक ऐसी ट्यूब है बच्चों जिसमें स्पर्म्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसमें बच्चों यूरिन भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन gets transported। मेल्स में बच्चों यूरिन और स्पर्म्स जो हैं, जो सीमेन में पाए जाते हैं, वो एक साथ स्टोर होते हैं। वो एक साथ जब हमें इस सीमेन को, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना है, हमें डिस्चार्ज करना है, तो वहाँ पर यूरिन का जो फंक्शन है बॉडी वो रोक लेगी। यूरिनरी ब्लैडर आप समझ लीजिए कि अपना काम करना बंद कर देगा और स्टोर करके रखेगा यूरिन को। जब हम स्पर्म्स को डिस्चार्ज करेंगे उसके बाद फिर हम यूरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज तो सिंगल है, रास्ता तो सिंगल है। इसलिए हमें हमारी बॉडी इतनी एक्टिवली इस चीज़ को ध्यान रखती है कि हमारा एक टाइम पर एक ही काम हो। बॉडी एक टाइम पर एक ही काम यहाँ पर करना चाहती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम एक और पार्ट को डिनोट करते हैं जो है बच्चों स्क्रोटम। तो स्क्रोटम को समझने के लिए हमें यहाँ पर स्क्रोटम एक कवरिंग होती है, तो हमें उसे बनाना चाहिए। तो हम किसी एक में बनाकर आपको दिखा सकते हैं। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हुआ स्क्रोटम। इसे हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। तो ये जो बच्चों आपको कवरिंग दिख रही है, इसे हम बोलेंगे स्क्रोटम। तो इसे आप लिख लीजिए स्क्रोटम। तो हमने बहुत ही बेसिक तरह से एक्सप्लेन किया और बहुत ही हम जितना आपको एक्सप्लेन करेंगे उससे आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलेंगे।
हमने ना बहुत कम एक्सप्लेन किया ना बहुत फालतू की चीज़ें। अगर हम बच्चों बहुत तरह की चीज़ें अगर हम इसमें डाल देंगे तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे, लेकिन आपको फिर मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे। इसलिए हमें उतना ही लिखना है जितना हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाए, और हल्का सा हम इम्पोर्टेंट और बाहर की चीज़ें भी हम लिख लिए हैं। वैसे एक्सप्लेन करने को बच्चों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं। अगर हम इन्हीं को एक्सप्लेन करते रह जाएंगे तो कम से कम बच्चों महीना बीत जाएगा, हफ्ते बीत जाएंगे। मतलब बहुत सारा इसमें कंटेंट है, बहुत सारी इसमें रिसर्च चल रही है और बहुत सारी इसमें चीज़ें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया। हम यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट को अब देखेंगे जो स्पर्म्स है, जिसे कहते हैं स्पर्म्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी देखेंगे और स्पर्म के क्या फंक्शन है ये भी हम डेफिनेशन भी आगे चल करके हम अभी देखने जा रहे हैं। सो बच्चों अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमने एक स्पर्म बनाया है, इसमें बाकी हम सारी चीज़ें इसमें अभी मेंशन करेंगे इस डायग्राम में। हम इस डायग्राम को हम अभी पूरा करेंगे, अभी ये अधूरा है। जब भी आप किसी डायग्राम को बनाएं बच्चों तो उसमें ज़रूर सारी चीज़ें मेंशन करिए, क्योंकि बिना किसी अगर हम सिर्फ ऐसा ही बना देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें इसमें सारी चीज़ें डिनोट करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। तो बच्चों हम इसमें डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे समझिए, हम इसे बोलेंगे स्पर्म का हेड। तो इस पार्ट को हम बच्चों बोलेंगे हेड। बाद में जो ये बीच का पार्ट है हम इसे बोलेंगे बच्चों मिडिल पीस। इसे हम बोलेंगे मिडिल पीस, क्योंकि ये मिडिल में आता है बच्चों, इसलिए हम इसे मिडिल पीस भी बोल रहे हैं, मिडिल पीस। ये हो गया बच्चों हेड, ये हो गया मिडिल पीस। अब इस हेड को और इस मिडिल पोर्शन को बीच में जोड़ने का जो काम कर रहा बच्चों, ये कर रहा है नेक। तो नेक, यहाँ पर आप इसे नेक के फॉर्म में आप इसे समझिए। ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये मिडिल पीस हो गया। अब इसमें बच्चों मिडिल पीस में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इसमें स्पर्म में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम इसे रेड कलर से आप कहीं कहीं पर आप ऐसे डिनोट कर दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं आप इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया दिखा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप दिखाएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने 4 चीज़ें अभी तक डिनोट कर ली, इसमें शो करी। इसके साथ आप यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर सकते हैं ऐसे कवर करते हुए, और आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या इसे आप लिख सकते हैं एक्रोसोम। तो ये आप लिख सकते हैं एक्रोसोम। ये हालांकि हायर क्लासेस की चीज़ें हैं कुछ इसमें से, तो आप इसे डिनोट कर सकते हैं। हमने अभी 5 चीज़ें डिनोट कर ली। लास्ट में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है बच्चों, इसे हम बोलेंगे टेल पार्ट। हेड, नेक एंड मिडिल पीस, और फिर हो गया टेल। तो टेल पार्ट बच्चों डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। किसी भी एनिमल्स को आप देखेंगे जिसमें टेल रहती है तो वो सबसे ज़्यादा काम उसका रहता है डायरेक्शन देने में और साथ में उसको बैलेंस करने में। तो ये हो गया कुछ इसका पार्ट हो गया स्पर्म का। अब हम इसके डेफिनीशन भी अब हम इसकी देखते हैं स्पर्म की। तो बच्चों स्पर्म की आप डेफिनीशन लिखिए कि स्पर्म, इसकी आप डेफिनीशन लिखिए बच्चों, इसकी डेफिनीशन आप लिखिए स्पर्म इज द मेल गैमीट और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। हमारी बॉडी का ये मेल गैमीट है, और या फिर इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं स्पर्म को।
इसके बाद बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं थ्योरी के फॉर्म में, इट हैज़, या फिर आप लिखिए इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, इसमें हेड हो गया। आप लिख सकते हैं मिडिल पीस एंड टेल। तो आपने ये 2 पॉइंट्स लिख लिए। अगर आप एक और चीज़ ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्रोसोम के बारे में, तो और अच्छा आंसर आपका निकल करके आएगा। तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, एक्रोसोम, इट इज कैप लाइक, it is cap like structure and it has various enzymes। तो ये हमने लिख लिया एक्रोसोम के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को आप लिखिए प्रोवाइड एनर्जी। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बच्चों अगर स्पर्म मूव करेंगे, अगर एक जगह से दूसरी जगह स्पर्म को जाना है, क्योंकि ये आप ऐसा समझिए कि स्पर्म एक अपने आप में एक इंसान समझिए। तो जब ये कोई भी इंसान अगर कहीं पर जाएगा तो उसको एनर्जी भी लगेगी, उसको एंजाइम्स भी लगेंगे, उसको हर तरह की ज़रूरत महसूस होगी। तो एक्रोसोम हमारा क्या कर रहा बच्चों, एंजाइम्स दे रहा। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर एनर्जी रहेगी तो स्पर्म अच्छे से ऐसे एकदम ऐसे समझिए कि ऐसे इसकी मूवमेंट होती है, एकदम ऐसे। तो इसमें टेल के थ्रू ये मूव करता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने इसके कुछ पार्ट्स देख लिए और हम इसके डेफिनेशन देख लिए। सो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसे मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में आपको मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं आपको फंक्शन दे दूंगा, इम्पॉर्टेंट आपको डायग्राम्स में दे दूंगा और सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन की जाएगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही मेहनत से बनाया है बच्चों और बहुत ही तरीके से आपको समझाया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम फालतू चीज़ें नहीं अपलोड करते, एकदम एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ही अपलोड करते हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है बच्चों कि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की जाए। हम बहुत हाई फाई या बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एकदम जो दिखाने के लिए हम आपको चीज़ें नहीं समझा रहे, हम आपको सिंपल और बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर बेस मजबूत होगा तभी आप आगे सफल हो पाएंगे, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा के रखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट्स हैं। उन्हें बताइए कि मैं यहाँ पर आपके लिए कितनी मेहनत से काम कर रहा हूँ। सो इसी तरह हमारा सपोर्ट करने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।